हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अपार में आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीबा। टीजीटी पीजीटी का टॉपिक है। इससे पहले क्वेश्चन हमने कुछ पहले भी कराए थे प्रोटोजोआ के बारे में। आज अमीबा की बारी है। अमीबा को पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीबा: जगत प्रोटिएस्टा, संघ प्रोटोजोआ, उपसंघ राइजोपोडा या सार्कोडीना, गण यानी ऑर्डर लोबोसिया, वंश अमीबा, जाति प्रोटियस। 1755 में रसेल वान रोसेनहोफ ने सर्वप्रथम अमीबा की खोज की थी। दोस्तों, अगर खोजकर्ता का नाम आ जाए तो रसेल वान रोसेनहोफ नामक वैज्ञानिक ने। अमीबा प्रोटियस संसार भर के तालाबों में, झीलों, नालों आदि में पाया जाता है। दोस्तों, अमीबा का व्यास 0.6 मिलीमीटर होता है। अमीबा के ऊपर उभारों को कूटपाद यानी सूडोपोडिया कहा जाता है। दोस्तों, कूटपाद कभी कभी सिकनों के नाम से भी जाने जाते हैं, सिकनों के रूप में दिखाई देते हैं, वेरिंकल्स के रूप में भी दिखाई देते हैं। ऐसे सिकनोदार छोर को पक्षपाद या यूरोइड्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, यूरोइड्स किसे बोलते हैं, तो ये पक्षपादी होते हैं इनके। अमीबा में कोशिका द्रव्य में एक केंद्रक तथा कुंचनशील रिक्तिका उपस्थित होती है। अमीबा में जो कोशिका द्रव्य में एक केंद्रक और कुंचनशील रिक्तिका उपस्थित होती है, जो शरीर में जल संतुलन को अमीबा के शरीर में जल संतुलन को बनाए रखती है। 3 मुख्यतः संरचना पाई जाती है अमीबा के अंदर: जीव द्रव्य कला, प्लाज्लेमा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अमीबा के अंदर ये मुख्यतः पाई जाती हैं। दोस्तों, ये हमारा अमीबा है। अमीबा में ये केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, पक्षपाद, कुंचनशील रिक्तिकाएं, जीवकला, प्लाज्लेमा, खाद्यधान्य, काचापरत, प्लाज्मा जेल, एक्टोप्लाज्म, इन दोनों को जो मिला काचापरत और प्लाज्मा जेल को एक्टोप्लाज्म कहते हैं। ये अमीबा का नॉर्मल सा डायग्राम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अमीबा में कोशिका द्रव्य के अंत्यप्रद्रव्य में कार्बोनिल डायूरिया नामक उत्सर्जी पदार्थ के नियंत्रित आकृति के रवे उपस्थित होते हैं। दोस्तों, अमीबा जो है उसमें कोशिका द्रव्य के अंत्यप्रद्रव्य में कार्बोनिक डायूरिया नामक उत्सर्जी पदार्थ के नियमित आकृति के रवे भी उपस्थित होते हैं। इन्हें आकृति के अनुसार बाइरूट्स तथा ट्राईयूरेट्स कहा जाता है। जो इसके अंदर द्रव्य के अंत्यप्रद्रव्य कार्बोनिक डायूरिक नामक पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इन्हें आकृति के अनुसार बाइयूरेट्स और ट्राईयूरेट्स कहा जाता है। अमीबा प्रोटियस के अतिरिक्त अमीबा की अन्य व्यापक जातियां भी ज्ञात हैं। अगर अन्य जातियों के बारे में आ जाए दोस्तों, तो ये 3 जातियां हैं इनकी: अमीबा रेडियोसा, अमीबा डिस्काइडस, अमीबा वेरोकोसा। ये जातियां हैं। अमीबा जो है सदैव अलैंगिक जनन करता है। अमीबा जो है सदैव क्या करता है? अलैंगिक जनन करता है। प्रजनन की विधियां हैं इसकी। प्रजनन की जो है 5 विधियां हैं: द्विविभाजन, बाइनरी फिजन, प्रकोष्ठन या बहुविभाजन जो मल्टीपल फिजन के नाम से जाना जाता है, बीजाणु जनन यानी कि जो स्पोरोलेशन के नाम से जाना जाता है, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, संयुग्मन, कॉन्जुगेशन। दोस्तों, जो द्विविभाजन होता है इसके अंदर, द्विविभाजन ये अलैंगिक प्रजनन में सबसे सामान्य और सरल विधि है। द्विविभाजन इस विधि में जो अमीबा होता है, एक सामान्य कोशिका की भांति समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति कोशिकाओं समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करता है, 2 संतति कोशिकाओं में बट जाता है तथा दोनों जो द्विविभाजन में जो दोनों संतति अमीबा होती हैं, वे नए अमीबा की भांति कार्य करने लगते हैं। यह विधि दोस्तों तब होती है जब भोजन और जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो और ताप अनुकूल हो। यह द्विविभाजन मुख्यतः सूत्री विभाजन जैसा ही होता है। किसके जैसा होता है ये द्विविभाजन? सूत्री विभाजन की। जब इसका अमीबा का पेट भरा रहे, विभाजन की क्रिया तब होती है। फिर हमारा दूसरा है
बहुविभाजन। बहुविभाजन तब होती है अमीबा जब सिकुड़कर अपने चारों ओर एक त्रिस्तरीय पुटी यानी कीस यीस्ट बना लेता है। इसका केंद्रक बारंबार सूत्री विभाजन द्वारा अनेक छोटी छोटी संतति केंद्रकों में विभक्त हो जाता है। तब क्या हो जाता है? तब हो जाता है बहुविभाजन। बीजाणु जनन कब क्रिया होती है? अमीबा जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में इस विधि द्वारा जनन करता है। इसमें केंद्रक कला जो होती है इस विधि में दूर हो जाती है और केंद्रक द्रव्य अनेक छोटे छोटे क्रोमेटिन कणों से मुक्त होकर समूहों में बिखर जाता है। दोस्तों, पुनरुद्भवन की क्रिया में क्या होता है? रीजनरेशन में अमीबा में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है। यदि अमीबा को टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाए कि कुछ भागों में केंद्रक का अंश हो और कुछ में केंद्रक का अंश ना हो, जिन भागों टुकड़ों में केंद्रक का अंश होगा वह पुनरुद्भवन द्वारा नए अमीबा का निर्माण करेंगे और शेष जो है पुनरुद्भवन जिनके अंदर नहीं होगा वो क्या हो जाएंगे? वो केंद्रक का अंश जिनके अंदर नहीं होगा वो नष्ट हो जाएंगे। संयुग्मन क्या होता है? कॉन्जुगेशन। कुछ वैज्ञानिक जो है वो कहते हैं अमीबा में अस्थायी संपर्क होता है। इसमें कुछ समय के पश्चात दोनों अमीबा अलग हो जाते हैं और अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। यह अस्थायी संपर्क ही क्या कहलाता है? कायाकल्प प्रतिक्रिया यानी कि कॉन्जुगेशन कहलाता है। अपने आप से ही अलग हो जाना क्या कहलाता है? संयुग्मन कहलाता है। दोस्तों, द्विविभाजन और बहुविभाजन और बीजाणु जनन और पुनरुद्भवन और संयुग्मन, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इसके बाद चलते हैं कुछ नोटिस करने वाले पॉइंट हैं। अपचयित उपापचय भोजन को शरीर के बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है। यदि एक अमीबा को आसुत जल में रखा जाए, ये नोट करने वाले पॉइंट है जो टीजीटी परीक्षा में या पीजीटी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि एक अमीबा को आसुत जल में रख दिया जाए तो इसकी कुंचनशील रिक्तिका तेजी से कार्य करती है। जब इसे लवणीय जल में रखा जाता है तो इसकी कुंचनशीलता रिक्तिका अदृश्य हो जाती है। दोस्तों, अमीबा की कुंचनशील रिक्तिका मेंढक की यूरिनोफेरस नलिकाओं के समान कार्य करती है। किसकी कुंचनशील? अमीबा की कुंचनशील रिक्तिका मेंढक की यूरिनोफेरस नलिकाओं के समान वर्क करती है। अमीबा में संवर्धन किया जा सकता है और पोलोमिक्सा सबसे बड़ी अमीबा होती है। दोस्तों, अगर पूछने लगे क्वेश्चन पुटअप हो जाए कि कौन सी सबसे बड़ी अमीबा है तो पिलोमिक्सा सबसे बड़ी अमीबा है। इसे वहत अमीबा या गेंट अमीबा भी कहते हैं। दोस्तों, अमीबा का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हुए कल इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेंगे हम, और कल हम पैरामेशियम यूग्लिना के बारे में चर्चा करते हैं। फिर हमारा एंटमीबा हिस्टोलेटिका, इसमें जो टॉपिक और भी रह रहे हैं हमारे, इसमें टॉपिक एंटमीबा हिस्टोलेटिका, जिसमें कि एंटमीबा हिस्टोलेटिका के भी बहुत सारे वो हैं पार्ट हैं, प्लाज्मोडियम, ये सारे पार्ट इसी के अंतर्गत आ रहे हैं। दोस्तों, हमने पहले ही बताया था जो उन्होंने वो दिए गए हैं टॉपिक दिए हैं वो किस हिसाब के दिए हैं। इसमें अभी हमें एंटमीबा भी पढ़ना है, प्लाज्मोडियम भी पढ़ना है, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ और उनके द्वारा उत्पन्न रोग भी सारे पढ़ने हैं। आज हमने अमीबा ख़त्म कर लिया, कल एंटमीबा पढ़ते हैं और उसके बाद धीरे धीरे सारे टॉपिक ख़त्म करने के बाद इनसे उत्पन्न रोग और ये टॉपिक हमारा टीजीटी के लिए पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आपकी इच्छा हो तो आप नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे वीडियो के द्वारा पढ़कर आप प्रोटोजोआ फाइलम की तैयारी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।